V79 अध्याय 781 बेई जू के लिए एक परी। लिन युआन ने गार्ड ये बैंक्वेट ऑन द लॉ क्रिस्टल के कॉइलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के साथ व्यापार करने से पहले एंडलेस समर को क्रिएशन ब्रीड में विकसित करने की सभी आशाएं भी लगा दीं। जब उसने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कर्ट पर खुदे हुए कानूनों को देखा तो उसके होंठ चाटने लगे। स्कर्ट पर दुनिया का चित्रण कई अलग अलग कानूनों और इच्छा शक्ति से बना था। ये बिल्कुल लुभावनी थी। जब लिन युआन ने खुद को बंद कर लिया तो वह कभी कभी अपने पैरों को फैलाने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर आ जाता था। चून की लावा ड्रैगन छिपकली की जड़ें घायल हो गई थीं, इसलिए वह मदद के लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं गई थी। इसके बजाय वह ठीक होने के लिए हवेली में ही रही। जब लिन युआन ब्रेक लेता तो जो लुओ डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन पर सवार होता, जिसे प्लेटिनम फैंटेसी आई के शिखर तक विकसित किया गया था, और लिन युआन के साथ युद्ध करता। जब डार्क स्नैक ड्रैगन छिपकली का विकास कांस्य लीजेंड में हुआ तो इसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा ने सूक्ष्म रूप से परिवर्तन चरण में प्रवेश कर लिया था। बाद में जब मास्टर हॉन्ग शेन ने डार्क स्नैक ड्रैगन छिपकली को विकसित किया तो इसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा पूरी तरह से अनलॉक हो गई और शुद्ध रक्त रेखा के साथ भयानक ड्रैगन प्रजाति डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन बन गई। डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन ने शाप देने और लक्ष्यों को क्षति पहुंचाने के लिए डार्क प्रकार के तत्वों को नियंत्रित करने में उत्कृष्टता हासिल की। जब लिन युआन ने प्लेटिनम एक्स फैंटेसी आई डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसने अपनी शक्तियों को नहीं छिपाया, क्योंकि जो लुओ मूल रूप से परिवार था। ये लिन युआन के लिए ब्लैकी के आत्मा सार विस्फोट का परीक्षण करने का भी एक अच्छा अवसर था। लिन युआन को एहसास हुआ कि लड़ाई के दौरान उसका शरीर डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन की डार्क टाइप ऊर्जा के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी था। यद्यपि वह डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन की क्षमताओं की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं कर सकता था, लिन युआन को लगा कि वह उस डार्क टाइप तत्व का अच्छी तरह से सामना कर सकता है जो उस पर फेंका गया था। इस स्थिति को देखते हुए लिन युआन ने तुरंत इस परिदृश्य के लिए एक कारण निकाला। जब लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर मिथ 3 डार्क डेथ लॉ और डे ड्रीम लॉ को सक्रिय किया तो उसे एहसास हुआ कि वह डार्क स्नैक स्पाइनी ड्रैगन से अंधेरे प्रकार के तात्विक नुकसान से पूरी तरह से बचाव कर सकता है। वह इस खोज से आश्चर्यचकित रह गया और उसने निर्णय लिया कि वह पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की छत्रछाया में विश्व के पोषण के लिए अधिक समय समर्पित करेगा। जैसे जैसे पवित्र तलवार चलाने वाले के वस्त्र पर विभिन्न प्रकार के कानून प्रकट होते गए, वैसे वैसे कानून अधिक मजबूत होते गए। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के ठेकेदार के रूप में लिन युआन विभिन्न प्रकार की क्षति को सहन करने में सक्षम होगा। ये लिन युआन के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा थी। इस प्रकार लिन युआन विशेषज्ञों के खिलाफ एकल लड़ाई में भी निडर बने रहने में सक्षम होगा। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अपने पास मौजूद सभी कानून स्रोत क्रिस्टल दे दिए ताकि वह उन्हें अवशोषित कर सके। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, लिन युआन, यहाँ कुल 317 कानून स्रोत क्रिस्टल हैं। मुझे उन सभी को अवशोषित करने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। लिन युआन ने सिर हिलाया। जब उसने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की खुशी को देखा तो वह ये कहे बिना नहीं रह सका, कल हमारे पास 780 और लॉ सोर्स क्रिस्टल आएंगे। आप जी भरकर खा सकते हैं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लॉन्ग ताओ और लीजुवान के साथ उनके सौदे को पूरा होने में 7 या 8 दिन लगेंगे। अब जबकि उसके पास ब्रोकेड जीथर था जो उसके लिए स्वतंत्र रूप से गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती का पोषण कर सकता था, लिन युआन कल तक लॉन्ग ताओ और लीजुवान के लिए सभी गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती तैयार करने में सक्षम होगा। लिन युआन के शब्दों ने पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी को महसूस कराया कि ये दुनिया का सबसे भाग्यशाली पवित्र स्रोत जीवन रूप था। वह हर दिन कानून और इच्छा शक्ति से सचता रहता था। उसे बस खाने पर ध्यान देना होता था। लेकिन जब उसने लिन युआन के दिमाग में तय की गई समय सीमा के बारे में सोचा तो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने कहा, लिन युआन, डार्क डेथ लॉ को डार्क डेथ वर्ल्ड में बदलने के लिए 1000 लॉ सोर्स क्रिस्टल भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए ज्यादा लॉ सोर्स क्रिस्टल की जरूरत होगी। लिन युआन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर कानून की शक्ति का इस्तेमाल करके कानूनों की दुनिया बनाना इतना आसान होता तो इतने सारे फेज मिथक 3 के शिखर पर नहीं अटके होते। वहां भी इतने कम क्रिएशन ब्रीड फे नहीं होंगे। लॉ सोर्स क्रिस्टल्स की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम बस लॉ सोर्स क्रिस्टल्स के अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करो, लिन युआन ने कहा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका स्वामी थोड़ा अधिक सुंदर हो गया है। जब पवित्र तलवार चलाने वाली रानी कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित कर रही थी, लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ दिया और लंबे समय में पहली बार स्टार वेब में लॉगिन किया। वेन्यू निजी गुट क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे थे, जबकि लिसन परचेज विद नो लॉस्टो फैन क्लब का प्रबंधन कर रहे थे। उनके द्वारा छोटे मोटे कार्यों की जिम्मेदारी सौंपे जाने से लिन युआन निश्चिंत हो गया। लिन युआन इस बार परचेज विद नो लॉस्टो पर नहीं गया, नहीं उसने इसके फैन क्लब की जांच की, क्योंकि यह खगोलीय संसद का समय हो गया था।
वेन्यू कल खगोलीय संसद की दूसरी बैठक आयोजित करने में सक्षम होंगे। लिन युआन के पास इस बार स्टार वेब में लॉग इन करने का एक सरल कारण था, जो कि बेई जू के लिए एक उपयुक्त परी तैयार करना था। वह बेई जू के लिए एक परी तैयार कर रहा था, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि बेई जू संसदीय बैठक में भाग लेने जा रही है या नहीं, क्योंकि बेई जू उस भूमिगत दुनिया में बहुत कमज़ोर था। बिना परी के वह कभी भी मर सकता था। लिन युआन को तो ये भी यकीन नहीं था कि बेई जू अभी भी जीवित है या नहीं। यदि बेई जू 7 दिनों तक जीवित रहता और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों में से किसी एक पर अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लेता, तो लिन युआन स्टार स्पिरिट सीट के माध्यम से बेई जू के लिए एक परी भेज देता, भले ही बेई जू ने इसके लिए अनुरोध न किया हो। सिस्टम के अनुसार लिन युआन किसी भी एमसी को मरते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था। लिन युआन ने बेई जू और यिनलिन के जीवन को उनकी इच्छाशक्ति के माध्यम से देखा था, जैसे कि वह कोई फिल्म देख रहा हो। बेई जू के जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, वह जन्म से ही मुश्किलों में घिरा रहा। लिन युआन ने उपन्यासों में जिन पात्रों के बारे में पढ़ा था, उनकी तुलना में बेई जू सबसे अधिक दुखद था। वह इतना दुखी था कि लिन युआन को उसकी मदद करनी पड़ी। ग्रोटो महाद्वीप में बेई जू को जिन भयानक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, उनके बारे में जानने के बाद लिन युआन ने पिछले 6 दिन ये सोचने में बिताए थे कि उसे बेई जू के लिए किस तरह की परी का पालन पोषण करना चाहिए। बेई जू ने जिस फेयर से अनुबंध किया था, उसे 3 शर्तें पूरी करनी थीं। पहली बात यह थी कि परी को उस इच्छाशक्ति के अनुकूल होना था जिसे बेई जू ने समझा था। दूसरी शर्त यह थी कि इसमें शक्तिशाली आक्रमणकारी शक्ति होनी चाहिए और एक निश्चित सीमा तक बेई जू को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी जगह जहां हर जगह खतरा था, बेई जू को उपचार की भी आवश्यकता थी। ग्रोटो महाद्वीप में, जहां केवल गुटों के पास ही परियों तक पहुंच थी, बेई जू के लिए उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को ढूंढना असंभव था। तीसरी शर्त यह थी कि फे को प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा, भले ही बेई जू ने भूमिगत अंधेरे के लिए खुद को ढाल लिया हो, लेकिन फे के बिना उसकी गतिविधियां काफ़ी हद तक सीमित होंगी, जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं। यद्यपि ये तीनों शर्तें कठोर प्रतीत होती थीं, फिर भी एक फेया था जो इन तीनों को पूरा कर सकता था। हालांकि इस परी को पालने की विधि जटिल और कठिन थी, लेकिन लिन युआन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास प्रभावशाली क्षमताएं और शुद्ध आत्मा क्यूई थी, वह जटिलता और कठिनाई से परेशान नहीं था। युआन के मन में बेई जू के लिए जो परी थी, उसका नाम ब्लेड बैट था, जो एक बहुत ही सामान्य परी थी जो आसानी से उत्परिवर्तित और विकसित हो सकती थी। उच्च श्रेणी की रक्त रेखाओं वाली कई चमगादड़ प्रजातियों का विकास ब्लेड चमगादड़ों से हुआ है। हालांकि अपनी इच्छाशक्ति से ब्लेड बैट का पालन पोषण करना आसान नहीं था। बेई जू हमलावर प्रकार के दांतेदार फेस से संबद्ध था। चमगादड़ प्रजाति के फी के रूप में ब्लेड बैट तकनीकी रूप से एक दांतेदार फी था। इसके दांत तीखे थे, जो इसे दांतेदार फी की श्रेणी में फिट करते थे। बेई जू की इच्छाशक्ति रून ने संकेत दिया था कि यह छिपी हुई तीक्ष्णता वाली इच्छाशक्ति थी। इस तरह की इच्छाशक्ति ब्लेड बैट की आक्रमण शैली के लिए बेहद उपयुक्त थी। वास्तव में ये पूरी तरह से फिट बैठती थी। दूसरी शर्त के अनुसार लिन युआन को स्टार वेब पर दुर्लभ जीवन रूप मंडप की खोज करनी थी। ब्लेड बैट की सभी सामान्य क्षमताएं पंखयुक्त ब्लेड थीं, क्योंकि यह प्रजाति की मौलिक क्षमता थी। जब ब्लेड बैट का विकास एलीट में हुआ, तो इसकी प्रभावशाली परिवर्तन क्षमताएं प्रदर्शित हुईं। एलीट ब्लेड बैट में कई तरह की क्षमताएं थीं। हालांकि एक विशेष क्षमता थी जो दुर्लभ थी, बैट के दांत चूसने की क्षमता। बैट के दांत चूसने की क्षमता के कारण ब्लेड बैट को अपने लक्ष्य को मारने के बाद उसका खून चूसने की अनुमति मिल गई। ब्लेड बैट युद्ध के दौरान हुई क्षति की भरपाई के लिए रक्त का उपयोग करेगा, तथा वह अपने ठेकेदार को ठीक करने के लिए रक्त ऊर्जा को अपने ठेकेदार तक प्रसारित करने में भी सक्षम होगा। चमगादड़ के दांत चूसना अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन रेडियंस फेडरेशन में बहुत से लोग इसे नहीं चुनते थे, क्योंकि युद्ध के दौरान इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी। हालांकि ये क्षमता बेई जू के लिए बहुत उपयोगी होगी। यद्यपि चमगादड़ के दांत चूसने के उपचारात्मक गुणों की तुलना उपचारात्मक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये बेई जू को खतरनाक भूमिगत वातावरण में जीवित रहने में मदद कर सकता था। प्रकाश करने की क्षमता ब्लेड बैट की जन्मजात क्षमताओं में से एक थी, क्योंकि इसके सिर पर एक फ्यूसिफॉर्म आकार का सींग था। इसका मुख्य कार्य ब्लेड बैट को इकोलोकेशन में मदद करना था। चट्टानों और बाधाओं से भरी भूमिगत दुनिया में ब्लेड बैट की इकोलोकेशन क्षमता एक जोड़ी आंखों से कहीं अधिक उपयोगी होगी। जब ब्लेड बैट में बहुत अधिक जीवन शक्ति होती थी, तो फ्यूसिफॉर्म आकार का सींग ऊर्जा से भर जाता था और गहरे लाल रंग में चमकने लगता था। इससे प्रकाश की समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि ब्लेड बैट बेई जू के लिए बनाया गया था। ब्लेड बैट रेडियंस फेडरेशन में कोई महंगा परी नहीं था। इसकी कीमत चूसी के शार्प आयरन हॉर्न बुल के बराबर थी। आमतौर पर आत्मा क्यूई पेशेवर जो भूमिगत आयामी दरारों में घुस जाते थे, वे ब्लेड बैट से अनुबंध करते थे।
इसलिए बाजार में ब्लेड बैट की आपूर्ति थी और दुर्लभ जीवन रूप मंडप पर दर्ज किए गए अधिकांश निम्न श्रेणी के ब्लेड बैट में दुर्लभ कुलीन क्षमताएं थीं। ब्राउज करने के बाद लिन युआन ने जल्द ही बैट दांत चूसने वाला ब्लेड बैट पाया और इसे $80 की कीमत पर खरीद लिया। ब्लेड बैट खरीदना आसान था, लेकिन लिन युआन को इसे विकसित करने के लिए उचित मात्रा में संसाधन और प्रयास निवेश करने की आवश्यकता होगी। चूंकि ब्लेड बैट में आसानी से परिवर्तन हो जाता था, इसलिए जब यह कांस्य ग्रेड का था तो इसके लिए एक अच्छी नींव रखनी पड़ी। ब्लेड बैट एक मेटल और डार्क टाइप का फी था। बेईजू की छिपी हुई तीक्ष्णता डार्क टाइप की ओर झुकी हुई थी। इसलिए लिन युआन को ब्लेड बैट के डार्क टाइप ब्लडलाइन को ट्रिगर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी ताकि यह डार्क टाइप की दिशा में उत्परिवर्तित हो सके। ब्लेड बैट की विशेषता यह थी कि वह स्वयं को विकसित करने के लिए फेस का रक्त पी सकता था। लिन युआन के पास कुछ सार रक्त था जो निर्जन द्वीप पर दुष्वप्न से आया था। स्वप्नभक्षी चमगादड़ ब्लेड चमगादड़ से उत्परिवर्तित हुआ था। लिन युआन ने ब्लेड बैट का पालन पोषण करते समय उसे ड्रीम ईटिंग बैट के सार रक्त की एक बूंद का सेवन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। ड्रीम ईटिंग बैट के सार रक्त की बूंद ब्लेड बैट के शरीर में डार्क टाइप को सक्रिय करने और मेटल टाइप को दबाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इससे बेईजू को अपने विलपावर रून को ब्लेड बैट के साथ संयोजित करने पर सर्वोत्तम प्रभाव लाने में सहायता मिलेगी। ब्लेड बैट खरीदने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब छोड़ दिया। वह यिनलिन की उपेक्षा नहीं कर रहा था। यिनलिन जन्म से ही अंधी थी और उसके माध्यम से उसने जिस दुनिया को महसूस किया वह ऐसी थी जिसे केवल अंधे ही समझ सकते थे। दुनिया अव्यवस्थित थी और उसमें केवल स्पर्श, ध्वनियाँ और कल्पना ही थी। हालांकि लिन युआन इस दुनिया से यिनलिन के स्थान के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए वह उसके लिए एक परी तैयार नहीं कर सका। लेकिन यिनलिन की इच्छाशक्ति से प्राप्त सीमित इंद्रियों के अनुसार उसे यकीन था कि वह कोई आम महिला नहीं थी। आखिरकार यिनलिन के पास स्वाद की सटीक समझ थी और वह जो खाती थी वह सोने की सामग्री से बनी थी। ब्लेड बैट जो लिन युआन ने स्टार वेब पर खरीदा था आने वाला था। जब यह आया, लिन युआन ने ब्लेड बैट विकसित करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने ब्लेड बैट को एलीट में विकसित करने के बाद ड्रीम ईटिंग बैट के सार रक्त की बोतल निकाल ली। क्रिस्टल की बोतल स्वप्नभक्षी चमगादड़ के सार रक्त की लगभग 20 बूंदों से भरी हुई थी। लिन युआन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, इससे पहले कि वह विकसित हो रहे ब्लेड बैट को सार रक्त की एक बूंद खिलाए। ब्लेड बैट के भूरे काले शरीर से रक्त की काली आभा चमकने लगी जब उसने सार रक्त की बूंद पी ली। ब्लेड बैट के शरीर से रक्त की काली धारें रिसने लगीं और ब्लेड बैट के पंखों के धब्बे चकनाचूर हो गए। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत लापरवाह था। हालांकि ब्लेड बैट अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए फे के सार रक्त का उपभोग कर सकता था, लेकिन ड्रीम ईटिंग बैट एक सुजन पिनेकल में 2 फे था। ट्रू डेटा का उपयोग करके लिन युआन ने पाया कि यह ब्लेड बैट मरने वाला था। जब उसने सोचा कि उसे स्टार वेब पर वापस जाना होगा और चमगादड़ के दांत चूसने वाले एक और ब्लेड बैट को ढूंढना होगा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि इस ब्लेड बैट ने ड्रीम ईटिंग बैट के सार रक्त को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। स्वप्नभक्षी चमगादड़ के सार रक्त से प्राप्त ऊर्जा ने ब्लेड बैट को भर दिया और ब्लेड बैट के टूटे पंखों को ठीक कर दिया। इससे ब्लेड बैट के बाल भूरे काले से बदलकर स्याही जैसे काले हो गए। स्वप्नभक्षी चमगादड़ के सार रक्त के प्रभाव में ब्लेड चमगादड़ सफलतापूर्वक विकसित हुआ। जब यह विकसित हो रहा था तो रक्तरेखा में लगातार कई बार परिवर्तन हुए। ये ब्लेड बैट से शार्प ब्लेड, ब्लेड बैट से शैडो ब्लेड बैट और अंत में शार्प शैडो बैट में बदल गया। शार्प शैडो बैट में परिवर्तन तब हुआ जब एलीट एपिक का विकास कांस्य ग्रेड में हुआ। इसलिए शार्प शैडो बैट के विकास के पूरा होने के बाद 3 विशेष कौशल सामने आए। टूटी हुई तीखी छाया, हमले के दौरान ब्लेड वाले पंख अपने लक्ष्य को काटते समय टूट जाएंगे और घाव का आकार बढ़ जाएगा। चमगादड़ के नुकीले दांतों का रक्त बीज, तीक्ष्ण छाया, चमगादड़ के नुकीले दांतों में मौजूद जहर को लक्ष्य में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और लक्ष्य को रक्त ज़ोंबी में बदल दिया जाएगा। चमगादड़ का दफनाना, शरीर में मौजूद खून को जला दें और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अचानक अपनी सीमाओं को तोड़ दें। खून के जल जाने के बाद शरीर खून की कमी के कारण मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। 3 विशेष कौशल की जानकारी देखने के बाद लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैट के नुकीले रक्त बीज को चुना। बिखरी हुई तीक्ष्ण छाया चमगादड़ के पंखों की आक्रमणकारी शक्ति पर निर्भर थी तथा इससे होने वाली क्षति एक बार से बढ़कर एक छोटे विस्फोट तक हो जाती थी। ये लक्ष्य के शरीर में एक छेद भी कर देगा और अंदर के अंगों को छेद से बाहर निकाल देगा। यद्यपि बिखरी हुई तीक्ष्ण छाया चमगादड़ की क्षति शक्ति को बढ़ा सकती थी, लेकिन ये तीक्ष्ण छाया चमगादड़ की मूल आक्रमणकारी शक्ति पर ही केंद्रित थी। युद्ध के दौरान यह थोड़ा उपयोगी होगा, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि पंख लक्ष्य की रक्षा को भेद सकते हैं या नहीं। चमगादड़ को दफनाना एक आत्मघाती तकनीक थी जिसमें खून में आग लगा दी जाती थी। यदि बेईजू ने इस क्षमता का उपयोग किया तो शार्प शैडो बैट युद्ध में बेकार हो जाएगा।
मृत्यु के निकट पहुंच चुकी शार्प शैडो बैट के दांत चूसने के माध्यम से खुद को ठीक नहीं कर सकी। इस प्रकार लिन युआन ने बैट के नुकीले रक्त बीज को एकमात्र विकल्प के रूप में देखा। बैट्स फेंग्स ब्लड सीड वाकई प्रभावशाली था। इसने बेईजू को ग्रोटो महाद्वीप की एकांत भूमिगत दुनिया में अन्य आत्मा क्यूई पेशेवरों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। बेईजू को इस क्षमता की बहुत आवश्यकता थी। भूमिगत दुनिया में खून खराबा और विश्वासघात व्याप्त था। बेईजू के गुर्गे पलक झपकते ही मारे जा सकते थे। चमगादड़ के नुकीले दांतों वाले रक्तबीज ने बेईजू की इस चिंता को दूर कर दिया कि उसे हमेशा अपने कंधे के पीछे देखना पड़ता था। बैट के नुकीले रक्तबीज ने शार्प शैडो बैट को रक्त ज़ोंबीज पर पूरा नियंत्रण रखने की अनुमति दी। युद्ध के दौरान घायल होने पर रक्त ज़ोंबीज की जीवन शक्ति को आत्मचिकित्सा के लिए भी निकाला जा सकता था। भले ही बेईजू की रक्त ज़ॉम्बी बनाने की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी यह एक गतिशील उपचार स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त थी। ये बात बैट्स फेंग्स ब्लड सीड को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त थी। लिन युआन ने कांस्य शार्प शैडो बैट की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि शार्प शैडो बैट की सामान्य और कुलीन क्षमताएं भी विकसित हो गई थीं। फे नाम शार्प शैडो बैट। फे प्रजाति दांतेदार चमगादड़ प्रजाति घोड़े की नाल जैसी चमगादड़ प्रजाति। आत्मा जीवनरूप ग्रेड कांस्य 1/10। फे टाइप डार्क। फे गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं पंखों वाली छाया ब्लेड वाले पंखों की छवि बनाने के लिए पंखों को फड़फड़ाएं। चमगादड़ कॉलोनी चूसना लक्ष्य को चूसने के लिए छाया से बने चमगादड़ों की एक कॉलोनी को बुलाएं। विशिष्ट कौशल चमगादड़ के नुकीले दांतों का रक्त बीज तीक्ष्ण छाया चमगादड़ के नुकीले दांतों में मौजूद जहर को लक्ष्य में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और लक्ष्य को रक्त ज़ोंबी में बदल दिया जाएगा। अब जबकि ब्लेड बैट शार्प शैडो बैट में विकसित हो चुका था, निकट लड़ाकू परी छाया का उपयोग करके दूर से लड़ सकती थी। विंग ब्लेड अब विंग शैडो ब्लेड में बदल चुका है। ये निश्चित रूप से युद्ध के दौरान अधिक लचीला होगा। दूर से लड़ने से शार्प शैडो बैट को नुकसान पहुंचने की संभावना भी कम हो जाएगी। चमगादड़ के दांत चूसने की कला अब चमगादड़ कॉलोनी चूसने की कला में विकसित हो गई थी, जिससे लिन युआन प्रसन्न था। यद्यपि बैट्स टीथ सकिंग युद्ध के दौरान अधिक उपयोगी नहीं होती, क्योंकि इसके लिए लक्ष्य के रक्त को चूसने के लिए ब्लेड बैट का उसके काफी निकट होना आवश्यक होता है, तथापि बैट्स टीथ सकिंग का उपयोग करने के लिए लक्ष्य का मृत होना आवश्यक नहीं होता। बस ब्लेड बैट को लक्ष्य से चिपक कर उसका खून चूसने की जरूरत थी। ब्लेड बैट जब लक्ष्य का खून चूस रहा होता था तो वह आसानी से इधर उधर नहीं घूम सकता था और आसानी से घायल हो सकता था। लक्ष्य को मारने के बाद उसका खून चूसना ज्यादा सुरक्षित था। लेकिन बैट कॉलोनी सकिंग ने इस समस्या को टाल दिया और इसका उपयोग युद्ध के दौरान किया जा सकता था। बैट कॉलोनी सकिंग से बड़ी संख्या में छाया चमगादड़ों को बुलाया जा सकेगा, जो अपने तीखे नुकीले दांतों का उपयोग लक्ष्य पर हमला करने के लिए करेंगे और तीखे छाया चमगादड़ को ठीक करने के लिए लक्ष्य का खून चूसेंगे। लिन युआन ने संतोष में सिर हिलाया क्योंकि वह उस शार्प शैडो बैट को देख रहा था जिसे उसने पाला था। वह परी के रक्त वंश के विकास से प्राप्त क्षमताओं में सुधार को देखकर भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लिन युआन ने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री से जीनियस को फिर से बुलाया और उसे एक आत्मिक तरल पदार्थ बनाने का निर्देश दिया जो शार्प शैडो बैट को विकसित कर सके। उन्होंने कांस्य सामान्य तीव्र छाया चमगादड़ को भी विकसित करना शुरू कर दिया और दिन का शेष समय इसे विकसित करने में बिताने की तैयारी की, जब तक कि यह लीजेंड गुणवत्ता तक नहीं पहुंच गया। लिन युआन बेईजू के लिए पैसा खर्च करने को तैयार था क्योंकि उसने बेईजू की जीवित रहने की इच्छा और चूसी की इच्छा में समानता देखी थी। दोनों ने कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखी। इसके अलावा लिन युआन की भी स्काई सिटी को अन्य महाद्वीपों तक विस्तारित करने की बड़ी महत्वाकांक्षा थी। बस उसकी मौजूदा क्षमताएं उसे इस समय अपनी महत्वाकांक्षा पर काम करने से रोक रही थीं। बेईजू लिन युआन की एक शाखा बन जाएगी और लिन युआन को स्काई सिटी के बीज को अन्य महाद्वीपों तक फैलाने में मदद करेगी। इन दो कारणों ने लिन युआन के लिए बेईजू पर शिखर मिथक द्वितीय स्वप्न भक्षी चमगादड़ के सार रक्त जैसे संसाधन का उपयोग करना सार्थक बना दिया। जीनियस ने स्पिरिट फ्लूइड्स तैयार किए, जबकि लिन युआन ने शार्प शैडो बैट का पालन पोषण किया। चिमी ने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री पर लाइव स्ट्रीम करना जारी रखा। चिमी ने स्क्रीन की ओर देखा और लाइव स्ट्रीम के दर्शकों के साथ धीरे से बातचीत की। जब से चिमी बोलने लगी है तब से ऐसा लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अधिक दिलचस्प हो गई है। अतीत की तरह अब उसे उत्तर टाइप करने के लिए जीनियस की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चिमी की अद्वितीय गायन क्षमता और बुद्धिमत्ता के बावजूद वह लाइव स्ट्रीमिंग रूम के साथ आने वाले कार्यों में हेरफेर करना सीखने में कुशल नहीं था। जब चिमी प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तो उसका ध्यान स्टार वेब पर अन्य होस्टों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुरोध पर गया। चिमी को ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या अन्य लाइव स्ट्रीमर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना मजेदार होगा। हाउस पैरो वॉयस लोली गॉडेस के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में नियमित रूप से आती थीं।
जब से वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की लाइव स्ट्रीम पर आया था, उसने मूल रूप से एक स्थायी स्थान ले लिया था। कभी कभी उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया जाता था, फिर भी वह तुरंत उपहार देने लगता और सूची में शीर्ष पर अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लेता। पिछले कुछ दिन बाय हाउ के जीवन में सबसे खुशनुमा रहे थे क्योंकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस लगभग हर दिन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसने चैट के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी। किसी व्यक्ति की गाने की आवाज़ उसकी बोलने की आवाज़ से भिन्न थी। बाय हाउ व्यक्ति की आवाज़ की गुणवत्ता को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की गायन आवाज़ को सुनते ही उस पर मोहित हो गए थे। स्पैरो वॉयस लोली देवी की गायन आवाज़ जादुई लग रही थी क्योंकि बाय हाउ ने जब से स्पैरो वॉयस लोली देवी को सुना था, तब से वह बाकी सभी की गायन आवाज़ से विचलित हो गया था। लेकिन जब उसने स्पैरो वॉयस लोली देवी की बोलने वाली आवाज़ सुनी, तो बाय हाउ उसके लिए और भी गहरा और कठिन हो गया। उसकी अलौकिक गायन आवाज़ की तुलना में बाय हाउ को यह पसंद आया कि स्पैरो वॉयस लोली देवी की बोलने की आवाज़ अधिक जमीनी और जीवंत थी। अब वह लाइव स्ट्रीम पर गाने की अपेक्षा उसकी बातें सुनना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए उसने उसकी प्रतिक्रिया जानने की आशा में चैट में सक्रिय रूप से संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य और ऑल स्टार मैच में भाग लेने वाले गिल्ड क्लब के रूप में बाय हाउ की हर हरकत पर जनता की नज़र रहती थी। उनके पीछे लगे पत्रकार इस बात से बेहद नाराज थे कि उन्होंने स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का प्रशंसक बनने के लिए अपने मूल सेलिब्रिटी अकाउंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनसे संपर्क कर स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस से अपने संबंध तोड़ने को कहा था। ऐसा करने के बजाय बाय हाउ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह उसका प्रशंसक है। इससे उनके समर्पित पत्रकार पहले से भी अधिक व्यस्त हो गए। स्पैरो वॉयस लोली देवी द्वारा अपना नया गाना गाने के बाद बाय हाउ ने संदेशों की एक श्रृंखला भेजी। लॉर्ड रेंजर बाय हाउ, स्पैरो वॉयस लोली देवी, आपको स्टार वेब पर अन्य होस्टों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। मेरे साथ आप हार नहीं सकते। प्रतिस्पर्धा करने के पिछले अनुरोधों और बाय हाउ के वर्तमान अनुरोध को मिलाकर चिमी ने खुद से वादा किया कि वह हारेगी नहीं और कहा, ठीक है, मैं ये करूँगा। लेकिन मैं प्रतिस्पर्धा कैसे करूँ? चाइमी को हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग रूम के साथ आने वाले कार्यों को समझने में कठिनाई होती थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे प्रतिस्पर्धा कैसे करनी चाहिए। जब उन्होंने चिमी की बड़बड़ाहट सुनी तो लाइव स्ट्रीम दर्शक दंग रह गए। देवदूत की आवाज़ वाली ये देवी जब भ्रमित थी तो बहुत ही मनमोहक लग रही थी। चिमी ने संदेशों की एक श्रृंखला पढ़ी, इससे पहले कि वह अंततः ये समझ पाता कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए बटन कहाँ था। उसने दृढ़तापूर्वक बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, चिमी के मन में एक विचार कौंधा। उसे जीनियस की कही बात याद आ गई कि जैसे ही वह अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम से बाहर निकलेगा, उसके चेहरे पर मौजूद गिफ्ट गायब हो जाएगा। दोनों लाइव स्ट्रीमिंग रूम के दर्शकों को प्रतियोगिता का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए दोनों लाइव स्ट्रीमिंग रूम को एक नए लाइव स्ट्रीमिंग रूम में मिला दिया गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चिमी ने अपना स्टार वेब खाता छोड़ दिया। उसने अपने पंख से अपनी छाती थपथपाए और मन ही मन सोचा, ये तो बहुत नज़दीक से हुआ। भगवान का शुक्र है कि मैंने तुरंत ही अपनी हरकतें शुरू कर दीं, वरना मैं बेनकाब हो जाता। हालांकि चिमी को यह नहीं पता था कि एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। यहाँ तक कि यदि एक पक्ष छोड़ दिया गया या डिस्कनेक्ट हो गया तो यह वापसी पृष्ठ पर अटका रहेगा। जब चिमी ने प्रतियोगिता में भाग लिया था तो वह फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री में था। इसकी पृष्ठभूमि में फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल के सैकड़ों पत्ते थे। सैकड़ों अलग अलग रंगों की आग के साथ मिश्रित सुनहरे पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य से इंद्रधनुष फूट रहा हो। अब स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की खूबसूरत पृष्ठभूमि के कोने में एक चलती हुई गौरैया थी। जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तब चिमी फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था और उसने अपना सामान्य छद्म आवरण नहीं लगाया था। इस दृश्य ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में मौजूद लोगों को चौंका दिया और चैट संदेशों से भर गई। सबसे पहले सभी संदेश दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग रूम के दर्शकों से आए थे। ईमानदारी का खोया हुआ आदमी, क्या हो रहा है? दूसरा होस्ट क्या कर रहा है? क्या वह अटक गया है या उसका कनेक्शन टूट गया है? आधा व्यक्ति आधा भूत, अरे स्पैरो वॉयस लोली देवी के साथ क्या हो रहा है? ये क्यों अटक गया है? मैं स्पैरो वॉयस लोली देवी को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? एम्बर बटन, बस एक छोटा सा सवाल, क्या ये हो सकता है कि वह पक्षी वही है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है? शैडो ब्लैक, क्या तुम मूर्ख हो? सबसे अच्छी आवाज़ वाली परी गायिका पक्षी है, लेकिन स्पैरो वॉयस लोली देवी के गीतों की तुलना गायिका पक्षी के गीतों से कैसे की जा सकती है? एमेथिस्ट, मुझे एक अनुमान है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। छिपी हुई परछाई, हे भगवान, मुझे कुछ कहने दो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पक्षी जाना पहचाना लग रहा है? ब्लू विंड रेन, हे भगवान, मुझे तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक तुमने यह नहीं कहा।
क्या ये पक्षी वही नहीं है जो तब दिखाई दिया था जब ब्लैक सेलेस्टियल सीढ़ी पर लड़ रहा था? 3 छोटे खीरे। बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे कि स्पैरो वॉयस लोली देवी ने स्टार वेब पर सभी लोगों में से ब्लैक पर ध्यान क्यों दिया। अब मुझे पता चला कि क्यों। क्या स्पैरो वॉयस लोली देवी और ब्लैक एक दूसरे को जानते हैं? वरना स्पैरो वॉयस लोली देवी ने इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी पहले स्थान को अनदेखा क्यों किया? यद्यपि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस ऑफलाइन थी, प्रतियोगिता अभी भी जारी थी। दृश्य और भी अधिक गड़बड़ होता जा रहा था। जल्द ही स्टार वेब के कई पत्रकार और दर्शक उत्साह में भाग लेने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग रूम में शामिल हो गए। स्टार वेब पर दिखाई देने वाली सबसे रहस्यमयी होस्ट स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस थी। ऑल स्टार मैच के खत्म होने के बाद चूसी और लिन युआन का प्रदर्शन सभी के ध्यान का केंद्र था। लिन युआन की शक्ति और रहस्यमय पृष्ठभूमि के साथ वह एक शीर्ष युवा विशेषज्ञ था जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। लिन युआन की उम्र लगभग 18 वर्ष थी और वह ब्लैक के बारे में लोगों के अनुमान के अनुरूप ही उम्र का था। इसलिए कई लोगों ने ब्लैक और लिन युआन की तुलना की। इसके अलावा ब्लैक सेलेस्टियल स्टेयरवे पर कभी कभार होने वाली लड़ाइयों के अलावा कम ही दिखाई देता था। ब्लैक की समर्पित रिपोर्टर तियान निंगनिंग ने भी सेलेस्टियल स्टेयरवे पर ब्लैक के झगड़ों के बारे में कुछ ही लेख लिखे। उसने किसी और चीज़ पर रिपोर्ट नहीं की। इससे ब्लैक की लोकप्रियता कम हो गई और उनके प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ गई। अब लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बर्डफे के बारे में जानकारी सामने आने के कारण लो प्रोफाइल ब्लैक और लोकप्रिय स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस को एक साथ जोड़ा गया। इस खबर ने रातों रात स्टार वेब पर तहलका मचा दिया। टूर्नामेंट की घटनाओं के बारे में खबर भी स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस और ब्लैक के बारे में खबर को दबा नहीं सकी। लाइव स्ट्रीमिंग रूम में सबसे अधिक उलझन में रहने वाला व्यक्ति बाय हाउ था। वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस और ब्लैक के बीच के रिश्ते को लेकर दुविधा में था, क्योंकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस पिछले 6 महीनों में अनिवार्य रूप से उसका भावनात्मक स्तंभ बन गई थी। जब वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाया तो वह किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। हालांकि बाय हाउ अकेला था, वह भावनाओं को समझता था और जानता था कि वह केवल इसलिए ऐसा महसूस कर रहा था क्योंकि उसे स्पैरो वॉयस लोली देवी की आवाज़ की याद आती थी। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के ब्लैक के साथ रिश्ते के बारे में अनिश्चितता के बावजूद ब्लैक को स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के साथ करीब होना पड़ा ताकि उसकी परी उसके पक्ष में दिखाई दे। इससे बाय हाउ बहुत परेशान हो गया। वह इसलिए भी उत्साहित थे क्योंकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की अन्य मेजबानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा का मतलब था कि वह लाइव स्ट्रीम में अपना चेहरा दिखाने के खिलाफ नहीं थी। ब्यूटी होस्ट समुदाय सबसे ज्यादा क्रूर था। चूंकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस एक ब्यूटी होस्ट थी और अपना चेहरा दिखाने के खिलाफ नहीं थी, इसका मतलब यह था कि उसका रूप औसत से ऊपर था। स्पैरो वॉयस लोली देवी जल्द ही फिर से एक प्रतियोगिता में भाग ले सकती है, जिससे उसे ये देखने का मौका मिलेगा कि वह वास्तव में कैसी दिखती थी। बाय हाउ को लगा कि स्पैरो वॉयस लोली देवी का ब्लैक के साथ संबंध उसे ऑफलाइन जानने का मौका देता है। उसने सुना था कि ब्लैक इस साल की रेडियंस 100 सीक्वेंस परीक्षा में भाग लेने जा रहा है। सेलेस्टियल स्टेयरवे पर ब्लैक की शक्ति के प्रदर्शन को देखते हुए ये लगभग निश्चित था कि वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में शामिल हो पाएगा। उस समय वह और ब्लैक दोनों रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य होंगे। बाय हाउ को लगा कि ब्लैक उसे अपने आइडल से ऑफलाइन जोड़ने के उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। इस बीच लिन युआन शार्प शैडो बैट का पोषण कर रहा था। चिमी उड़कर चुपचाप उसके कान पर आ गिरी। लिन युआन को यह अजीब लगा। उसने चिमी को अपनी कलाई पर घुमाया और देखा कि चिमी की आंखें उसकी नज़र से मिलने के बजाय दूसरी दिशा में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर शर्मिंदा है। इससे लिन युआन उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि चिमी के साथ क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिन युआन को यह नहीं पता था कि तियान निंगनिंग ने उसे पकड़ लिया है और वह वर्तमान में स्टार वेब पर ब्लैक को लगातार संदेश भेज रही थी। अल्पविराम। ग्रोटो महाद्वीप में रात जैसा अंधेरा था। केवल दोपहर के समय ही प्रकाश की एक किरण भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर पाती थी। वे कुछ घंटे जब सूर्य का प्रकाश भूमिगत दुनिया में प्रवेश करता था, ग्रोटो महाद्वीप में रहने वाले प्राणियों के लिए एक पुरस्कार था। दोपहर का मध्य भाग ग्रोटो महाद्वीप का सबसे गर्म समय था। उस समय एक युवक चट्टानों के ढेर के बीच बैठा हुआ था। युवक के चेहरे पर दृढ़ता का भाव था, लेकिन उसके खरोंचदार चेहरे पर रेत चिपकी होने के कारण वह काफी दुखी दिख रहा था। वह एक पत्थर की सुआ पकड़े हुए था और पास ही जमीन पर छोटे छोटे खरपतवार चबा रहे एक बड़े बख्तरबंद कीड़े को देख रहा था। एक हाथ पत्थर की सुआ पर रखते हुए बेईजू ने अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा और उसे कसकर दबाया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसका पेट गुर्राने से बच सके, क्योंकि इससे बड़े भूरे बख्तरबंद कीड़े का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता। बेईजू सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, आज मेरा भाग्यशाली दिन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक रॉक हर्मिट कीट मेरे पत्थर के ढेर के पास भटक गया। लगता है कि आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
मुझे सच में डर था कि मैं जल्द ही भूख से मरने वाली हूं और अपने सपनों के माध्यम से खगोलीय संसद में प्रवेश करने का मौका चूक जाऊंगी। खगोलीय संसद बेईजू के जीवन में सुरंग के अंत में एकमात्र प्रकाश थी। पिछले कुछ दिनों से बेईजू का मन उस ईश्वर समान व्यक्ति के बारे में विचारों से भरा हुआ था जो कानूनों और इच्छाशक्ति में लिपटा हुआ था। वह उस आदमी से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक था। जब उसने देखा कि रॉक हर्मिट कीट का पेट खाते खाते बड़ा हो रहा है तो बेईजू अपने पत्थरों के ढेर से आगे की ओर झपटा। लेकिन जब बेईजू चट्टान के ढेर से बाहर निकला तो उसकी चोट के दर्द के कारण उसका जबड़ा कस गया। उसकी पिंडली पर करीब 20 सेंटीमीटर लंबा घाव था। हालांकि उसने अपनी पूरी क्षमता से उसे सिल दिया था, लेकिन उसके अचानक हरकत करने से चोट पर खिंचाव आ गया और गहरे लाल रंग का खून बहने लगा, जिससे अस्थायी टांके जल्दी ही गीले हो गए। वह चोट की परवाह न करते हुए रॉक हर्मिट कीट की ओर कूद पड़ा। उसने पत्थर काटने वाली सुआ उठाई और रॉक हर्मिट कीट की कमजोर फैली हुई गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। अब हालांकि पत्थर की सुआ रॉक हर्मिट कीट की गर्दन में नहीं घुसी, ये सिर्फ गर्दन में आधी जगह तक धंसी रह गई। फिर भी बेईजू घबराया नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पत्थर की सुआ रॉक हर्मिट कीट की गर्दन में घुस जाएगी। वर्तमान स्थिति वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। एक ही वार के बाद बेईजू तुरंत मुड़ा और चट्टानों के ढेर के बीच अपने छिपने के स्थान पर वापस भाग गया। उसने पहले से तैयार किया हुआ पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे अपने छिपने के स्थान के प्रवेश द्वार पर रख दिया। अचानक रॉक हर्मिट कीट ने अपना पिछला कवच खोला और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। जब उसने रॉक हर्मिट कीट के पंखों की आवाज़ सुनी तो बेईजू को राहत का एहसास हुआ। रॉक हर्मिट कीट ने अपना पिछला कवच खोला और उसे उसके सिर के चारों ओर लपेट दिया। इसके शरीर की संरचना रॉक हर्मिट कीट के सिर को उड़ान के दौरान चोट लगने से बचाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इससे बेईजू को पत्थर की सुआ को रॉक हर्मिट कीट की गर्दन में और गहराई तक घुसाने का मौका मिल गया। चूंकि रॉक हर्मिट कीट ने अभी अभी बहुत सारी खरपतवारें खाई थीं, इसलिए उसका वजन बढ़ गया था और वह तेजी से उड़ नहीं पा रहा था। जब रॉक हर्मिट कीट ने स्वयं को जमीन से ऊपर उठाया तो पत्थर की सुई उसकी गर्दन को तोड़कर कवच में फंस गई। यद्यपि रॉक हर्मिट कीट की प्रतिक्रिया धीमी थी, लेकिन जब उसने उस पर हमला किया तो उसने बेईजू को अच्छी तरह से देख लिया था। यह एक छोटे बम की तरह बेईजू के छिपने के स्थान पर टूट पड़ा। रॉक हर्मिट कीट पत्थर की पटिया से टकराया और बेईजू ने महसूस किया कि उसके अंग कांप रहे हैं, उसके अंग सुन्न हो गए हैं और उसके गले में कड़वा मीठा स्वाद उठ रहा है। हालांकि उसने पत्थर की पटिया पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। कीट चिल्लाया और टक्कर की आवाज़ बेईजू की घुरघुराहट के साथ दब गई। आधे घंटे बाद पत्थर की पटिया से टकराने वाला झटका काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। फिर भी बेईजू ने हार नहीं मानी। कुछ देर की चुप्पी के बाद बेईजू ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने छिपने के स्थान से बाहर चला गया। दोपहर का समय हो चुका था और सूर्य की रोशनी कमज़ोर पड़ रही थी। प्रकाश का भूमिगत दुनिया तक पहुंचना कठिन हो गया और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। बेईजू ने अपने कांपते हाथों को हिलाया। उसने तुरंत मृत रॉक हर्मिट कीट को साफ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नुकीली चट्टान का उपयोग करके रॉक हर्मिट कीट की आंखें काट दी और 2 सेम के आकार की नर्म हड्डियां निकाल लीं। ये 2 नर्म हड्डियां अत्यंत विशेष थीं और उस अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए हल्की रोशनी उत्सर्जित कर सकती थी जिसमें वह रहता था। बेईजू ने 2 नर्म हड्डियों को ऐसे थामा जैसे वे खजाने हों और रॉक हर्मिट कीट के कवच को सावधानीपूर्वक अलग करना शुरू कर दिया। कवच को अलग करने के बाद उन्होंने सफ़ेद पंख काट दिए जो लगभग 2 मीटर लंबे थे। बेईजू ने नीचे की कीट चर्बी को काटना शुरू किया और अंदर से मांस के 2 चमकदार टुकड़े काट लिए। अब उसने रॉक हर्मिट कीट को एक तरफ फेंक दिया। बेईजू ने रॉक हर्मिट कीट के सभी उपयोगी भागों को अलग कर लिया था और यदि वह और गहराई से काटता तो उसके अंगों तक पहुंच जाता। रॉक हर्मिट कीट जमीन के नीचे उगने वाले कठोर खरपतवारों को पचा सकता था, क्योंकि उसके पाचन द्रव्य अत्यंत संक्षारक थे। यह इसका सबसे बड़ा हथियार था। यहाँ तक कि अगर बेईजू ने स्वयं पाचन तरल पदार्थ को नहीं छुआ तो भी नुकीला पत्थर भी जंग खाकर नष्ट हो जाएगा। बेईजू ने चट्टान को तेज करने में 3 दिन लगा दिए थे और वह इसे इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उसने रॉक हर्मिट कीट के उन हिस्सों को सावधानीपूर्वक अपने छिपने के स्थान पर रख दिया जिन्हें उसने अलग कर दिया था, सिवाय कीट तेल के। इसके बाद उसने सावधानीपूर्वक चट्टान का स्लैब फिर से स्थापित किया। बेईजू ने उसके टांके काट दिए और उन्हें कीटनाशक तेल से पोंछ दिया। उसने मन ही मन आह भरी, इस कीट तेल के साथ मुझे संक्रमण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, हालांकि मेरे पैर को ठीक होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। उन्होंने बलपूर्वक घाव पर पट्टी बांधी और कीड़े के शव को घसीटते हुए नदी तक ले गए जो 1 किलोमीटर दूर था। बेईजू ने शव को नदी में धकेल दिया। जैसे ही उसने अपने चारों ओर अंधकार में वातावरण को देखा, बेईजू को अपने छिपने के स्थान की ओर वापस जाने का रास्ता सूझा। बेईजू को असहजता महसूस हुई और उसने प्रवेश द्वार के सामने एक दूसरा पत्थर का टुकड़ा धकेल दिया। फिर उसने पंख बिछा दिए और उसके ऊपर बैठ गया।
नर्म हड्डी से आने वाली हल्की रोशनी में बेईजू ने नुकीली चट्टान का उपयोग करके मांस के कुछ टुकड़े काट लिए। उसने मांस को जल्दी जल्दी नहीं खाया और जब उसने न्यूनतम हिस्सा खा लिया तो खाना बंद कर दिया। बेईजू ने मांस को पतले पतले टुकड़ों में काटा और उसे सूखने के लिए चट्टानों पर रख दिया ताकि बाद में उसे संग्रहित करके खाया जा सके। मंद रोशनी में थका हुआ बेईजू ने स्वयं को कुछ और घंटों तक जागते रहने के लिए मजबूर किया, फिर वह लेट गया और अपने नए बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। सोता हुआ बेईजू धीरे से मुस्कुराया, मानो वह किसी सपने के बारे में सोच रहा हो। अजूर फेडरेशन में यिनलिन ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी रंगीन दुनिया को देखा। पिछले 6 दिनों में यिनलिन ने अपनी प्रिय पुस्तकों को फेंक दिया था और इस दुनिया का जितना संभव हो सका उतना अधिक आनंद लिया था, जिसकी कल्पना करने में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, फिर भी उसे इससे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसी समय यिनलिन ने एक मानव आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, माँ, आज आप इतनी जल्दी क्यों लौट आईं? अभी तो चाय का समय भी नहीं हुआ है। यिनलिन के बगल में एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो एक लंबी नीली स्कर्ट पहने हुए थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से यिनलिन के चेहरे को सहलाया जैसे वह खजाने को सहला रही हो। कुछ ही देर बाद उसने हाथ हिलाया और 2 रोएदार जीव उसकी बाहों में प्रकट हो गए। दोनों जीव बहुत ऊर्जावान थे और उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। वे बीच बीच में ऊंची आवाजें भी निकाल रहे थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने पूछा, लिन, क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी आंखें ठीक हैं? यिनलिन के शांत चेहरे पर एक बड़ी और खूबसूरत मुस्कान फैल गई। वह दुनिया को देखने में सक्षम होने के कारण खुश लग रही थी। ओह माँ, मैं अभी भी केवल रंग, प्रकाश और आकृतियां ही देख पा रहा हूँ, लेकिन कल के बाद मैं सब कुछ देख पाऊंगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने यिनलिन की ओर पीड़ा भरी स्नेह भरी नज़र से देखा और यह मान लिया कि यिनलिन केवल उसे सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रही है। मध्यम आयु वर्ग की महिला पहले से ही इस बात से संतुष्ट थी कि यिनलिन प्रकाश, रंग और आकार देख सकती है। वह फिर से खुद को दोषी मानने लगी। यदि मैं अधिक सावधान होती तो मैं जाल में नहीं फंसती और यिनलिन को अंधा पैदा नहीं होने देती। लिन, इनमें से एक आत्मा सफ़ेद शेर है जो तुम्हारे पिता के परिवार से विरासत में मिला है और दूसरा नीला बादल तेंदुआ है जो मेरे परिवार से विरासत में मिला है। दोनों ही तुम्हारे इच्छाशक्ति रूनों के अनुकूल हैं। तुम उनके साथ अनुबंध क्यों नहीं करते? इस तरह तुम्हारे साथ मेरे पिताजी, बटलर और सीसी के अलावा 2 और दोस्त होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। यिनलिन ने तुरंत ही आत्मा सफ़ेद शेर और नीला बादल तेंदुआ को लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने चौंक कर पूछा, क्या आत्मा सफ़ेद शेर और नीला बादल तेंदुआ नहीं हैं? यिनलिन के सवाल खत्म करने से पहले ही उसकी मां ने कहा, जब तुम कुछ भी नहीं देख पाती थी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक सरल और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का फैसला किया था। इसलिए हमने तुम्हें घर में होने वाली किसी भी बात के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन अब जब तुम इस दुनिया का एक धुंधला संस्करण देख सकती हो तो ये सबसे अच्छा है कि तुम्हारी रक्षा के लिए ये 2 परी तुम्हारे साथ हों। यिनलिन का सिर अचानक से हल्का सा चक्कर खाने लगा। उसने अभी अभी सुना था कि उसके पिता के परिवार से आत्मा श्वेत सिंह पारित हुआ था, जबकि उसकी मां के परिवार से नीला बादल तेंदुआ पारित हुआ था। ये 2 परी थे जिनके बारे में उसने एज्योर फेडरेशन के इतिहास की पुस्तकों में कई बार पढ़ा था। 3 मुख्य संघों में से एक के रूप में एज्योर फेडरेशन विशाल और समृद्ध था। एज्योर फेडरेशन के सभी प्रमुख परिवारों के पास प्रतिष्ठित फेय थे जिन्हें वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। इन परिवारों की क्रिएशन मास्टर्स जैसी सख्त रैंकिंग थी। आत्मा श्वेत सिंह वर्ग 4 यिन परिवार का प्रतिष्ठित परी था। एज्योर क्लाउड लेपर्ड क्लास 5 गुवान परिवार का प्रतिष्ठित पक्षी था। एज्योर महाद्वीप में केवल 8 वर्ग 5 परिवार थे और उनके प्रतिष्ठित फेय को संघ का गौरव माना जाता था। यिनलिन को हमेशा से पता था कि उसके पिता का उपनाम यिन था जबकि उसकी मां का उपनाम गुवान था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका दर्जा इतना प्रमुख हो जाएगा। मेरे महल में आकर बात करो। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने यिनलिन के अविश्वास भरे चेहरे को देखा और धीरे से अपना सिर नीचे करके यिनलिन के माथे पर एक चुंबन दिया। मेरी बात सुनो और पहले इन परियों के साथ एक अनुबंध बनाओ। उनके साथ अनुबंध बनाने के बाद हम तुम्हें दादी और दादाजी से मिलवाएंगे ताकि दादी उन्हें विकसित कर सकें। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने मौन प्रार्थना की। उसने यिनलिन की आंखों को ठीक करने में मदद करने के लिए कई उच्च श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवरों और सृजन मास्टर्स को ढूंढा था। हालांकि उन सभी ने कहा था कि यिनलिन का आनुवंशिक मॉडल ठीक से काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे गर्भ में चोट लगी थी। यह ऐसी चोट थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जब यिनलिन की आंखें आंशिक रूप से ठीक हो गई थीं तो मध्यम आयु वर्ग की महिला को लगा कि यह स्वर्ग से भेजा गया चमत्कार था। लेकिन साथ ही वह यह आशा भी करती रही कि यह चमत्कार जारी रहेगा और उसकी बेटी की आंखों को और भी बेहतर बनाकर उसे आशीर्वाद देगा। उसे उम्मीद थी कि यिनलिन भी किसी भी अन्य सामान्य लड़की की तरह स्पष्ट जीवन जी सकेगी।
यिनलिन को लगा कि उसे अपनी माँ की कही बातों को पचाने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन फिर भी उसने शांति से अपना हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, माँ, मैं अब आत्मा सफ़ेद शेर और नीला बादल तेंदुए के साथ अनुबंध करूंगी। मुझे सब कुछ ठीक से पचाने के लिए 1 दिन दें और मैं 2 दिनों में आपके साथ बाकी परिवार से मिलने जाऊंगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत ही आत्मा सफ़ेद शेर और नीला बादल तेंदुआ यिनलिन के हाथों में रख दिया। यिनलिन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और 2 परियों के साथ अनुबंध किया। अनुबंध तैयार करने के बाद यिनलिन को तुरंत ही महसूस हुआ कि 2 नन्ही जिंदगियां उसके साथ जुड़ गई हैं। उसने आत्मा श्वेत सिंह और नीला बादल तेंदुए को कसकर गले लगाया और सोचा, इन 2 परियों को पकड़ने से मुझे ताकत मिली है और मैं कल स्पष्ट रूप से देख पाऊंगी। यिनलिन ने अपना वादा नहीं भुलाया था कि वह स्पष्ट दृष्टि के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगी। इस ताकत के साथ वह अपना वादा पूरा करने के लिए खगोलीय संसद में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। अल्पविराम। लिन युआन ने तीव्र छाया चमगादड़ विकसित करने के बाद वह फैला। लिन युआन की क्षमताओं के बावजूद उसके लिए 24 घंटे तक लगातार परी का विकास करना आसान नहीं था। एक बार जब उन्होंने शार्प शैडो बैट को लीजेंड गुणवत्ता में विकसित कर लिया तो उन्हें जीनियस से 2 स्पिरिट द्रव प्राप्त हुए और उन्होंने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ दिया। उसने यह नहीं देखा कि चिमी उत्सुकता से फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष के चारों ओर उड़ रहा था। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वेन यू बाहर इंतजार कर रहा था। जब वेन यू ने लिन युआन को देखा तो उसने तुरंत पूछा, युवा मास्टर, खगोलीय संसद का समय लगभग आ गया है। आपको क्या लगता है कि इसे आयोजित करने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? मुझे अनुष्ठान की तैयारी के लिए पहले से आधे घंटे का समय चाहिए। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आपको तैयारी के लिए प्रशिक्षण कक्ष में जाना चाहिए। हम आधे घंटे में संसदीय बैठक आयोजित करेंगे। उसने मान लिया था कि वेन यू तुरंत ही तैयारी के लिए प्रशिक्षण कक्ष में चली जाएगी। फिर भी वह बिना हिले डुले खड़ी रही, जैसे कि उसे कुछ कहना हो। स्पष्टतः वह उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कैसे कहे। ऐसे में लिन युआन ने पूछा, क्या हुआ? आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। वेन यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बोलने के बजाय उसने जानकारी का एक ढेर निकाला और उसे लिन युआन के हाथ में रख दिया और फिर प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल पड़ी। लिन युआन वेन यू की प्रतिक्रिया से थोड़ा उलझन में था। वेन यू द्वारा दी गई जानकारी को देखने के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। साथ ही उनके कुछ पुराने सवालों के जवाब भी मिल गए। पहली बार जब वह प्रशिक्षण के लिए गए थे और झांग शियाओबाई तथा अन्य लोगों से मिले थे तो झांग शियाओबाई जो गीत गा रहे थे वह दुनिया में मौजूद ही नहीं होना चाहिए। लिन युआन ने झांग शियाओबाई से पूछा था और पता चला कि झांग शियाओबाई ने जो गीत गाया था वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस नामक एक होस्ट द्वारा गाया गया था। शुरू में तो वह इसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन मिलस्टोन टाउन में लड़ाई के बाद यह विचार उसके दिमाग में घर कर गया। बाद में लिन युआन अक्सर स्टार वेब पर स्पैरो वॉयस लोली देवी के बारे में समाचार देखता था, लेकिन उसने कभी भी उसे लाइव स्ट्रीम पर गाते नहीं सुना था। स्पैरो वॉयस लोली देवी के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लिन युआन उससे मिलना चाहता था और सीखना चाहता था कि वह इस तरह के गीत कैसे गाती है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्टार वेब पर सबसे लोकप्रिय होस्ट उनकी चिमी होगी। इसके अलावा चिमी एक गायन होस्ट नहीं बल्कि एक सौंदर्य होस्ट थी। जब उन्होंने वेन यू द्वारा संकलित स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की टाइमिंग पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि जब से वे स्पिरिट लाइफ फॉर्म स्टोर में थे तब से चिमी ने गुप्त रूप से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। जब उन्होंने वह भाग पढ़ा जिसमें बताया गया था कि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस ने कब बोलना और संदेशों का उत्तर देना शुरू किया था तो यह उस समय के साथ मेल खाता था जब चिमी का विकास क्लियर वॉयस लुवान स्पैरो के रूप में हुआ था और उसने बोलने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चिमी हमेशा नए गाने सीखने के लिए उनसे संपर्क करती थी। लिन युआन को लगा कि उसे चिमी से बात करनी चाहिए। जब लिन युआन चिमी से बात करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौटने वाला था तो लिन युआन का फोन बजने लगा। उसने देखा कि कॉल ली जुवान की ओर से आ रही थी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब लिन युआन ने कॉल का जवाब दिया तो ली जुवान की लापरवाह लेकिन थोड़ी गंभीर आवाज ने कहा, भाई, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि ली जुवान क्यों बुला रहा था। वह वास्तव में ली जुवान द्वारा उसे खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। लिन युआन ने ली जुवान के इस तरीके की प्रशंसा की कि वह मुद्दे पर कैसे पहुंच गया। इसलिए लिन युआन ने भी सीधे सीधे बात की, बस गोली मारो बड़े भाई, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। लिन युआन के शब्दों और ली जुवान को बड़े भाई के रूप में संबोधित करने से ली जुवान को लिन युआन की ईमानदारी का एहसास हुआ। ली जुवान ने रॉयल कैपिटल कैफे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में लिन युआन के बारे में पहले से ही अच्छी धारणा बना ली थी। हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेगरेंस में लिन युआन को बेहतर तरीके से जानने के बाद वह उसके साथ और भी ज्यादा संबंध बनाना चाहता था। भाई, मैं डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन की ओर से आपसे कुछ लॉ क्रिस्टल मांगने के लिए कॉल कर रहा हूं।
हम निश्चित रूप से एक संतोषजनक कीमत की पेशकश करेंगे। इस लेन देन की महत्ता को देखते हुए मेरे बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। लिन युआन ने समय देखा और जवाब दिया, कोई बात नहीं। आप बात करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते? दूसरी खगोलीय संसद। लिन युआन ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। मैं जल्द ही आपको अपना पता भेज दूंगा, लेकिन जब आप यहाँ होंगे तो आपको आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। मुझे पहले कुछ काम निपटाना है। कॉल के दूसरे छोर पर ली जुबान ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मैं अब अपने बड़ों के पास जाऊंगा। भाई, तुम वाकई मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन है कि भविष्य में जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कॉल समाप्त होने के बाद लिन युआन ने समय देखा और चिमी से बात करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वह तीसरी मंजिल पर प्रशिक्षण कक्ष की ओर चला गया और खगोलीय संसद में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लिन युआन ने ली जुबान को सुदूर हवेली से वापसी का स्थान बताया और उसे डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन से अपने बुजुर्गों को लाने के लिए कहा, क्योंकि उसके मन में एक विशेष मकसद था। चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में उनकी पहचान गार्डिए भोज में उजागर होगी, जो एक सप्ताह बाद होने वाला था। सभी कुलीन गुट उसके बारे में जानकारी खोज रहे होंगे। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन अन्य शीर्ष गुटों के लिए लिन युआन का दूत बनने जा रहा था। अन्य शीर्ष गुटों को डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन से जानकारी मांगकर पता लगाना था कि लिन युआन कहाँ रहता था। लिन युआन चाहता था कि सभी शीर्ष गुटों को पता चले कि उसका क्षेत्र कहाँ है। चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में उनकी पहचान को देखते हुए शाही राजधानी से कोई भी व्यक्ति सुदूर हवेली से लौटते समय परेशानी शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा सुदूर हवेली से वापसी सिर्फ चंद्र महारानी के शिष्य का घर नहीं थी। फ्लोटिंग आइलैंड वेल के जन्म से पहले रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन भी स्काई सिटी का मुख्य आधार था। यदि भविष्य में स्काई सिटी का वास्तव में जेंग परिवार और मियाओ परिवार के साथ टकराव हुआ तो मियाओ परिवार कुछ सुराग इकट्ठा करने के बाद दूर की हवेली से वापसी की खोज करने में सक्षम होगा। उन्होंने दूर के महल से लौटने को चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में अपनी उपाधि से चिन्हित करने का निर्णय लिया, ताकि यदि मियाओ परिवार और जेंग परिवार को लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई सुराग मिल भी जाए तो उन्हें ये संदेह न हो कि दूर के महल से लौटने का संबंध स्काई सिटी से है। स्काई सिटी को गुप्त रखने का ये सबसे अच्छा तरीका था। इससे ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि यदि हवेली के नीचे तहखाना भी मिल जाए तो भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जब लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचा तब तक वेन यू खगोलीय संसद का अनुष्ठान पूरा कर चुका था। लिन युआन एक कुर्सी पर बैठ गया और वेन यू के साथ विशाल तारों वाले आकाश में लौटते ही सो गया। लेकिन ये समय पिछली बार से अलग था, क्योंकि लिन युआन ने पहले ही लियो सिंहासन के साथ एक अनुबंध बना लिया था। इस बार लिन युआन तुरंत लियो सिंहासन पर प्रकट हुआ। लिन युआन के ऊपर आकाश में विशाल सिंह तारामंडल लटका हुआ था। जब सिंह नक्षत्र चमक उठा तो तुला नक्षत्र भी चमक उठा। वेन यू, जो तुला सिंहासन पर बैठा था, ने लिन युआन से कहा, युवा गुरु, मैंने केवल एंड्रोमेडा और परसियस उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों के लिए कॉल किया था। अगर 15 मिनट में कुछ नहीं होता है तो मैं अन्य उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों को लक्ष्य चुनने की अनुमति देना शुरू कर दूंगा। लिन युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह जानता था कि वेन यू की आध्यात्मिक ऊर्जा खगोलीय संसद को केवल आधे घंटे तक ही चला पाएगी, इसलिए 15 मिनट तक इंतजार करना पहले से ही सीमा को लंघ रहा था। फिर भी लिन युआन को लगा कि संसदीय बैठक शुरू करने के लिए उन्हें 15 मिनट इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक बेईजू और यिनलिन को कुछ नहीं हुआ था, लिन युआन को विश्वास था कि एंड्रोमेडा और परसियस सीटें उनकी इच्छाशक्ति और आत्माओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगी। बेईजू और यिनलिन अपने अपने उत्तर दक्षिण नक्षत्र स्थानों पर दिखाई देंगे। वेन यू के माथे पर लगा बिल्ली की आंख का पत्थर चमक उठा और बेईजू और यिनलिन को तुरंत खगोलीय संसद में खींच लिया गया। जब बेईजू और यिनलिन की नज़र अंततः उस विशाल तारों से जगमगाते आकाश पर पड़ी जिसका वे पिछले एक सप्ताह से इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेने के तुरंत बाद वे दोनों चकित होकर चमकते हुए सिंह और तुला राशि की ओर देखने लगे। चूंकि बेईजू ग्रोटो महाद्वीप में रहता था, इसलिए वह कभी भी जमीन के ऊपर नहीं चला था। पिछली बार जब उन्होंने खगोलीय संसद में प्रवेश किया था तो पहली बार उन्होंने नक्षत्रों से भरा आकाश देखा था। उन्होंने अपनी अंतिम आकस्मिक यात्रा को एक सुंदर स्वप्न समझा था जो उनकी मृत्यु के निकट आने पर साकार हुआ था। खगोलीय संसद के बाद जब वह जागा तो बेईजू को विश्वास हुआ कि उसका अनुभव वास्तविक था, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसकी चोट ठीक हो गई है। इस प्रकार जब वह दूसरी बार तारों से जगमगाते आकाश के इस हिस्से पर लौटा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। यिनलिन बेईजू के समान था। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि खगोलीय संसद वास्तविक है, फिर भी यह उसका दूसरी बार ही था जब वह इस दुनिया को स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब उसने फिर से अपने होश संभाले तो यिनलिन ने तुरंत अपना ध्यान लिन युआन और वेन यू पर केंद्रित कर दिया।
लिन युआन और वेन यू की नज़रें यिन लिन से मिलीं। लिन युआन चौंक गया। पिछली बार जब उसने यिन लिन की इच्छाशक्ति और आत्मा के माध्यम से जांच की थी तो वह अनुमान लगा सकता था कि वह एज्योर महाद्वीप से आई थी। यिन लिन में अधिकांश जानकारी एज्योर फेडरेशन के बारे में थी। चूंकि विभिन्न संघों ने एक दूसरे से संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए एज्योर फेडरेशन के बाहर के लोगों के लिए इसकी इतिहास पुस्तकों तक पहुंचना कठिन हो गया था। पुस्तकों में दी गई जानकारी के अलावा लिन युआन ने महसूस किया था कि यिन लिन के पास केवल उसकी अजीब कल्पना, स्वाद की भावना और स्पर्श की भावना थी। लेकिन उसने जो खाया उससे लिन युआन को यकीन हो गया कि यिन लिन एक बेहद अमीर परिवार से थी। दूसरी बार जब यिन लिन खगोलीय संसद में आया तो लिन युआन आश्चर्यचकित हुआ। अब ये सुनिश्चित करने के अलावा कि वह एज्योर फेडरेशन से आई थी, लिन युआन को उसकी प्रमुख स्थिति का भी पता चला। एज्योर फेडरेशन और रेडियंस फेडरेशन दोनों ही 3 प्रमुख संघों का हिस्सा थे। ये स्पष्ट था कि एज्योर फेडरेशन कितना मजबूत था। यदि यिन लिन जैसा कोई व्यक्ति रेडियंस फेडरेशन में मौजूद होता तो वह संभवतः डार्क क्लाउड्स बड श्राइन जैसे शीर्ष गुट से होता। सच कहें तो यिन लिन का दर्जा ली जुबान से अधिक था। रेडियंस फेडरेशन में केवल लगभग 50 शीर्ष गुट थे और एज्योर फेडरेशन में केवल 12 वर्ग 5 परिवार थे। यदि यिन लिन उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीट के साथ अनुबंध कर सकता था तो लिन युआन अपने मुख्य पात्रों में से एक के रूप में किसी कुलीन स्थिति वाले व्यक्ति को शामिल करता। जब तक इसका उपयोग होता रहेगा, लिन युआन को बहुत लाभ मिलेगा। महाद्वीप, जहां बेई जू रहती थी, रेडियंस फेडरेशन से बहुत दूर था। यह एक सुदूर और उजाड़ महाद्वीप था। यदि लिन युआन ने इथरियल जेलीफिश के स्पर्शकों का उपयोग नहीं किया होता तो लिन युआन ग्रोटो महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एज्योर फेडरेशन अलग था। यद्यपि एज्योर फेडरेशन भी रेडियंस फेडरेशन से बहुत दूर था, फिर भी रेडियंस एज्योर जलमार्ग ने उन्हें जोड़ दिया। एक परिपक्व द्वीप वेल को रेडियंस एज्योर जलमार्ग से वापसी की यात्रा करने में 3 महीने लगे। आइलैंड वेल जैसे रणनीतिक श्रेणी के संसाधन का उपयोग करते हुए रेडियंस फेडरेशन और एज्योर फेडरेशन के बीच संसाधनों का कभी कभी परिवहन होता था। लिन युआन ने स्वर्ण सिंहासन के भुजाओं पर थपथपाया और उसकी कलाई पर सिंह की छाप, जो खगोलीय संसद में उसके अधिकार का प्रतीक थी, एक शक्तिशाली आभा के साथ चमक उठी। जब उसने देखा कि यिन लिन और बेई जू दोनों उसकी ओर देख रहे हैं तो लिन युआन ने कहा, यदि आपने जो मैंने आपको कहा था उसके बारे में निर्णय ले लिया है तो वापस जाकर सोचें, अपने हाथ को अपने सामने की सीट पर रखें और उसमें अपनी इच्छा शक्ति डालें। वेन यू खगोलीय संसद को केवल आधे घंटे तक ही बनाए रख सका। इसलिए लिन युआन ने यिन लिन और बेई जू से ज्यादा कुछ नहीं कहा। यदि यिन लिन और बेई जू दोनों उत्तर दक्षिण तारामंडल सीटों के साथ अनुबंध बनाने का विकल्प चुनते हैं तो वे आधिकारिक तौर पर खगोलीय संसद के सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बनने के बाद उनके पास उनसे बात करने के लिए पर्याप्त समय होगा। यद्यपि लोगों के बीच विश्वास महत्वपूर्ण था, फिर भी एक बाध्यकारी अनुबंध हमेशा सुरक्षित होता था। लिन युआन को स्टार स्पिरिट सीट के माध्यम से यिन लिन और बेई जू की मदद करने के लिए कानूनों और इच्छाशक्ति की कीमत चुकाने की जरूरत थी। यदि लिन युआन यिन लिन और बेई जू की वफादारी के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था तो वह बड़ी संख्या में संसाधनों का निवेश करके मूर्ख होगा। न तो यिन लिन और न ही बेई जू ने कोई हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि दोनों ने ही 7 दिन की अवधि में ही अपना निर्णय ले लिया था। यिन लिन और बेई जू ने क्रमशः एंड्रोमेडा सीट और परसियस सीट पर अपने हाथ रखे। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग किया, खगोलीय संसद के आकाश में 2 बादल चमक उठे। बादलों में से एक ने एंड्रोमेडा को धारण किए हुए मुकुट का निर्माण किया, जबकि दूसरे ने परसियस को धारण किए हुए तलवार का निर्माण किया। ये दोनों बादल सिंह सिंहासन या तुला सिंहासन की तरह चमकदार नहीं थे और वे सोने के बजाय चांदी की तरह चमक रहे थे। हालांकि 2 बादलों ने खगोलीय संसद के आकाश को और अधिक सुंदर बना दिया। एंड्रोमेडा और परसियस बादल क्रमशः यिन लिन और बेई जू के ऊपर से गुजरे। उनके तारामंडल की एक सरल छवि यिन लिन की गर्दन और बेई जू के हाथ पर दिखाई दी। जब नक्षत्रों की छवियां दिखाई दी तो बेई जू और यिन लिन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस छवि के साथ आए जादुई गुणों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो ये चित्र संबंधित उत्तर दक्षिण तारामंडल स्थानों से संवाद कर रहे हों और एक सायरन की तरह काम कर रहे हों जो खगोलीय संसद के ठेकेदारों को बुला रहा हो। वेन यू ने यिन लिन और बेई जू को देखा और कहा, अगली बार मैं आपको आपके शरीर पर मौजूद छवियों के माध्यम से खगोलीय संसद में बुलाऊंगा। जब आपको लगे कि वह निशान गर्म हो रहा है तो ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको कोई परेशान न करे और अपनी इच्छाशक्ति और आत्मा को नक्षत्र छवि के साथ मिलाएं। इस तरह आप बिना सोए और नक्षत्रों द्वारा बुलाए जाने के सपने देखे बिना खगोलीय संसद में आ सकेंगे। बेई जू और यिन लिन ने अपने तारामंडल चित्रों को छुआ और अपने हृदय में शांति का अनुभव किया। खगोलीय संसद में प्रवेश करते समय हर बार सोते रहना उनके लिए बहुत कठिन था। आखिरकार चिंता अनिद्रा का कारण बन सकती है। भले ही उन्हें सोने में कोई समस्या न हो, फिर भी विचार करने के लिए अन्य बाह्य कारक थे।
यहाँ तक कि शारीरिक सीमाएं भी थीं, जैसे कि पेशाब करने के लिए सुबह जल्दी उठना, जिसके कारण खगोलीय संसद में प्रवेश का मौका चूक सकता था। ये बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा। जब यिनलिन और बेईजू ने एंड्रोमेडा सीट और परसियस सीट के साथ अनुबंध किया तो उन्होंने अनिवार्य रूप से अपनी इच्छाशक्ति रूनों की शपथ ली थी। लिन युआन ने हल्की खांसी की और लियो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले बेईजू से पूछा, चूंकि तुमने अनुबंध बना लिया है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम क्या चाहती हो। बेईजू ने लिन युआन को प्रणाम किया और उत्तर दिया, भाई सेलेस्टियल, मुझे एक परी चाहिए जिसके साथ मैं अनुबंध कर सकूं। उस समय मानो अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, क्या मैं एक अतिरिक्त अनुरोध कर सकता हूँ। लिन युआन बेईजू के संबोधन से आश्चर्यचकित था। क्या बेईजू मूर्ख है? कौन किसी को भाई दिव्य कहता है? क्या वह वेन यू को भी बहन दिव्य कहेगा? लिन युआन ने जल्दी से जवाब दिया, चूंकि आप खगोलीय संसद के सदस्य हैं इसलिए आप मुझे मेरे कोड नाम से बुला सकते हैं। खगोलीय संसद में मैं आपको परसियस भी कहूंगा। जब लिन युआन बोल रहा था उसने बेईजू की आंखों में तड़प की उम्मीद भरी नजर देखी। लिन युआन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और सोचा कि बेईजू क्या अनुरोध करना चाहती थी। लिन युआन को लगा कि उसने बेईजू के लिए जो शार्प शैडो बैट तैयार किया था वह ग्रोटो महाद्वीप में बेईजू के जीवन के लिए बेहद उपयुक्त होगा। हालांकि प्रत्येक आत्मा क्यू पेशेवर को उस फे के बारे में विनिर्देश रखने का अधिकार था जिसके साथ उन्होंने अनुबंध किया था। इसलिए लिन युआन ने सम्मानपूर्वक बेईजू की इच्छाओं पर सहमति व्यक्त की। अगर आपका कोई अनुरोध है तो मुझे बताएं। बेईजू ने आशा भरी नज़रों से कहा, मैं एक ऐसे परी से अनुबंध करना चाहता हूं जो लड़ सके। बेईजू ने सहजता से कहा, जब तक ये रॉक हर्मिट की जैसा घटिया नहीं है। लिन युआन बेईजू का अनुरोध सुनकर चौंक गया। ये किस प्रकार का अनुरोध था? लिन युआन ने बेईजू की इच्छाशक्ति के जरिए पिछले हफ्ते जिस तरह से जीवन जिया था उसे महसूस किया। हर दिन मौत से संघर्ष था। रेडियंस फेडरेशन में कोई भी रॉक हर्मिट कीट से अनुबंध करने को तैयार नहीं था जिसका उल्लेख बेईजू ने किया था। बेईजू ने ऐसा अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि वह अपना सब कुछ देने जा रहा था। फिर भी जब वह इतनी बुनियादी मांग कर रहा था तो वह बहुत आशावान था। जाहिर है उनका जीवन यातनापूर्ण था। लिन युआन का दिल बेईजू के लिए दुखता था क्योंकि वह जीवित रहने के लिए वैसी ही तड़पता था जैसी लिन युआन को तब थी जब वह चूसी की देखभाल कर रहा था। इसके अलावा बेईजू का जीवन लिन युआन की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक भयानक था। बेशक मैं आपकी मांग पूरी कर सकता हूँ। अब से आप जिन फेयर से अनुबंध करना चाहते हैं उनसे आप वास्तव में उच्च उम्मीदें रख सकते हैं। पत्थर कीट का अभिशाप। लिन युआन ने अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग किया और एक घटिया गुणवत्ता वाली चीज़ का एक हिस्सा चुना जो उसके पास एक से अधिक थी। जब वेन यू ने खगोलीय संसद की स्टार स्पिरिट सीट को सक्रिय किया तो लिन युआन ने इन कानूनों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने जीनियस द्वारा बनाए गए स्पिरिट फ्लूइड, शार्प शैडो बैट और डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के बदले में चुना था। लिन युआन ने ये आइटम बेईजू को सौंप दिए। लिन युआन ने कानून खोने के दर्द से जूझते हुए बेईजू से कहा, जब ये संसदीय बैठक खत्म हो जाएगी और आप वास्तविकता में लौट आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो परी देखेंगे उससे आपको सुखद आश्चर्य होगा। मैंने आपके लिए एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया है। बेईजू बहुत खुश दिख रही थी। पिछली बार जब लिन युआन ने एक छोटे से उपहार का उल्लेख किया था तो बेईजू मूल रूप से जीवन से वापस आ गई थी। बेईजू इस नए छोटे उपहार के लिए बेहद उत्सुक थी। अब लिन युआन ने अपना ध्यान यिनलिन की ओर मोड़ा और पूछा, परसियस एक परी से अनुबंध करना चाहता है, आप क्या चाहेंगी? यिनलिन ने दृढ़तापूर्वक उन शर्तों को सामने रखा जिनके बारे में उसने बहुत पहले सोचा था। लियो, मैं दुनिया को एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहती हूँ। लिन युआन को यिनलिन का अनुरोध अप्रत्याशित नहीं लगा और वह तुरंत सहमत हो गया। उन्होंने अपने शरीर में इच्छाशक्ति को सक्रिय किया और एक हिस्से का उपयोग किया जिसे उन्होंने स्टार स्पिरिट सीट के बदले में बदलने के लिए पहले से ही अलग रखा था ताकि जैस्मीन लिली को निर्देश दिया जा सके कि वह यिनलिन के शरीर में कटे हुए अंगों के विकास के माध्यम से जीवन शक्ति जारी करे। लिन युआन को यह नहीं पता था कि यिनलिन को ठीक करने के लिए कितनी जीवन शक्ति की आवश्यकता थी और वह यिनलिन की इच्छाशक्ति के माध्यम से उसके शरीर की स्थिति को सही ढंग से महसूस नहीं कर सकता था। लिन युआन ने अधिक इच्छाशक्ति का प्रयोग किया और जैस्मीन लिली को यिनलिन में जीवन शक्ति का इंजेक्शन लगाने से तभी रोका जब इंजेक्शन की मात्रा यिनलिन के शरीर में मौजूद जीवन शक्ति की मात्रा से अधिक हो गई। अब जबकि उसने बेईजू और यिनलिन दोनों के अनुरोधों को पूरा कर दिया था, लिन युआन को लगा कि उनके वादे पूरे हो गए हैं। सिस्टम के रूप में लिन युआन ने यिनलिन और बेईजू को कार्य जारी करने के लिए तैयार किया। दूसरी खगोलीय संसद की संसदीय बैठक शुरू हुए 27 मिनट हो चुके थे। वेन यू के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। इसलिए लिन युआन ने जटिल कार्य जारी करने की योजना नहीं बनाई। तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी दुनिया में एक गुट बनाओ। तुम खुद तय कर सकते हो कि गुट क्या करेगा और उसकी क्या भूमिकाएं होंगी।
जब बेईजू और यिनलिन ने लिन युआन का कार्य सुना तो उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। यिनलिन ने लिन युआन को ऐसे देखा जैसे वह किसी भगवान को देख रही हो। उसने उस आदमी को कृतज्ञता से देखा जिसने अभी अभी उसे दृष्टि दी थी। यिनलिन जैसी किसी महिला के लिए जिसने अपना पूरा जीवन अंधेपन और व्हीलचेयर तक ही सीमित रहने में बिताया था, लिन युआन के गुट शुरू करने के मिशन से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। एक क्षण के चिंतन के बाद यिनलिन ने लिन युआन से पूछा, लियो, यदि आप चाहते हैं कि हम गुट शुरू करें तो हमें गुटों को एक ही नाम देना होगा। लिन युआन ने यिनलिन और बेईजू को स्काई सिटी के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि उसने पूछा था, लिन युआन ने जवाब दिया, आप नाम चुन सकते हैं। लेकिन एक दिन जब आपके गुट इतने विकसित हो जाएंगे कि वे उस भूमि को छोड़ देंगे जहां से आप आए हैं, तो आप अपने गुट के नाम के आगे स्काई सिटी जोड़ सकते हैं। ऐसा होने से पहले आप बस अपने दिलों में स्काई सिटी नाम रख सकते हैं। यिनलिन ने यह सुनिश्चित किया कि लिन युआन के शब्द उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाएं। स्काई सिटी नाम में भी एक प्रकार का जादुई गुण था जो यिनलिन की आत्मा की गहराई में अंकित था। अब यिनलिन को जीवन में एक नई राह मिल गई थी, उसे अपने जीवन का पहला लक्ष्य मिल गया था। बेईजू का चेहरा बहुत ही कड़वा था और उसका चेहरा रंगहीन था। उसने हकलाते हुए कहा, लियो, मेरे जन्म से ही मेरी कमर पर एक अभिशाप है। अभिशाप एक पत्थर का कीड़ा है। मैं शायद गुट शुरू न कर पाऊं। बोलते समय बेईजू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन द्वारा दिया गया पहला मिशन ऐसा होगा जिसे बेईजू पूरा नहीं कर पाएगी। लिन युआन ने जब से बेईजू को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था, तब से वह साहस और उम्मीदों से भर गया था। वह आखिरी चीज जो वह चाहता था वह थी लिन युआन को निराश करना। जब लिन युआन ने अभिशाप और पत्थर के कीड़े के बारे में सुना तो उसने बेईजू के जीवन के अनुभवों के बारे में सोचा और उसे पता चल गया कि बेईजू किस बारे में बात कर रही थी। यद्यपि ग्रोटो महाद्वीप एक गरीब और दूरस्थ स्थान था, लेकिन ये किसी की कल्पना से भी अधिक क्रूर था। जो लोग जन्म से ही शापित थे उन्हें अपना जीवन शाप के अनुसार जीना पड़ा। उन पर अंकित अभिशाप ग्रोटो महाद्वीप में उनकी स्थिति का प्रतीक था। बेईजू के शरीर पर लगे पत्थर के कीड़े के अभिशाप का मतलब था कि उसे अपना जीवन खदानों में काम करने के लिए समर्पित करना होगा। हालांकि लिन युआन ने पाया कि किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करने का यह तरीका हास्यास्पद था। ग्रोटो महाद्वीप का अभिशाप एक बेकार चाल थी। यह अभिशाप भूमिगत पौधे के रस को त्वचा पर लगाने से बनता था, जिससे त्वचा काली हो जाती थी। अंत में इम्प्रिंट वर्म नामक एक कैटरपिलर प्रजाति का कीट दागदार त्वचा को कुतरता है, जिससे त्वचा पर एक छाप बन जाती है। बैंगनी काले रंग की छाप शरीर पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। निशान की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जब यह निशान कुतर रहा था तो इम्प्रिंट कृमि ने त्वचा में उल्टी भी की। इससे बैंगनी काले रंग का अभिशाप मांस में समा गया और हड्डी तक पहुंच गया। यदि शापित त्वचा वाले क्षेत्र को काट दिया जाए तो बशर्ते कि कट इतना गहरा हो कि हड्डी तक पहुंच सके, शापित मांस को हटाया जा सकता है। हालांकि ग्रोटो महाद्वीप में शापित लोग ज्यादातर सामान्य लोग थे जो आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं थे जिनके पास फे थे। आत्मा क्यूई पेशेवर जो फे के साथ अनुबंध करते थे ग्रोटो महाद्वीप में हमेशा उच्च स्थिति में रहते थे। ग्रोटो महाद्वीप के भयावह वातावरण में बिना परियों के सामान्य लोग कमर से मांस का एक टुकड़ा काट लेने के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि अगर वे किसी तरह जीवित बचने में कामयाब हो भी गए तो उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर से उपचार के बिना एक बड़ा निशान पीछे रह जाएगा। ग्रोटो कॉन्टिनेंट में कमर पर निशान होना वर्जित था। चाहे कारण कुछ भी हो, अगर पता चल जाता तो सजा दी जाती। ग्रोटो महाद्वीप के नागरिक के रूप में बेईजू इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। यही कारण था कि वह ऐसा महसूस कर रहा था। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं।